फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, या विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा पहले का। दोस्तों, पहले का राइट आंसर है चौथा, विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध विन्यासों से उधार लेने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरे का राइट आंसर है पहला, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर बताइएगा। एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, या दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करके। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। तीसरे का राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों, तीसरे का राइट आंसर है दूसरा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करके। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न देखेंगे। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। अति सक्रियता, असतर्कता, कम परज्ञानता, या बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा चौथे का। राइट आंसर बताइएगा चौथे का। दोस्तों, चौथे का राइट आंसर है चौथा, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। अगला देखेंगे पांचवा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। पांचवें का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है चौथा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आपसे यहाँ पूछा गया था अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे से अलग कर सकती हैं। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, या इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। यह त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। छठे का राइट आंसर बताइएगा। छठे का राइट आंसर है दोस्तों चौथा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम की अवप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा।
बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, या बच्चे को दंड देकर, या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका राइट आंसर बताइएगा। सातवें का राइट आंसर है दोस्तों चौथा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अधिगम की अवप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला प्रश्न है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी क्या है? बच्चों को अधिगम हेतु अप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। यह शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। यह शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। यह शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों आठवें का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है चौथा, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। नवे का राइट आंसर है दोस्तों पहला, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बाकी सारे नेगेटिव ऑप्शन हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है। दोस्तों बताइएगा कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। बताइएगा 10वें का राइट आंसर क्या है। 10वें का राइट आंसर है दोस्तों तीसरा, योग्यता सुधार है। अधिगम के लिए योग्यता सुधार है। अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 11वें का राइट आंसर बताइएगा। 11वें का राइट आंसर है दूसरा, अन्वेषण और संवाद। दोस्तों याद रखिएगा कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, या सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या आंतरिक रूप से अप्रेरित हों, या वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हों। बताइएगा दोस्तों बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बारहवें का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है तीसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों के सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, या उच्च भय। बताइएगा दोस्तों अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों 13वें का राइट आंसर है पहला, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, यह सर्वोत्तम अवस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे।
बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। 14वें का राइट आंसर है दूसरा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? दोस्तों बताइएगा, इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या स्वयं नियमन। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर दोबारा से बता दे रहा हूँ क्या पूछा गया है। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? दोस्तों इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य दर्शाता है स्वयं नियमन। चौथा इसका राइट आंसर है, जो कि सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, या योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। दोस्तों बताइएगा कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों 16वें का राइट आंसर है पहला, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। यह इसका राइट आंसर है मूल्यांकन पद्धतियों का जो कि लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका को बच्चों के संकेत और इशारे में जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? बताइएगा। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए उत्प्रेरित या निस्उत्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों एक बार और समझ लीजिएगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे में कहती है क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों 17वें का राइट आंसर बताइएगा। 17वें का राइट आंसर है चौथा, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। किसके लिए? अधिगम के लिए पाढ़ और अधिगम के लिए पाढ़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। दोस्तों दोबारा से बता देता हूँ। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? बताइएगा। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों 18वें का राइट आंसर बताइएगा। 18वें का राइट आंसर है तीसरा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है।
दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, या अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। दोस्तों बताइएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। इसका राइट आंसर बताइएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए। 19वें का राइट आंसर है पहला, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, जो कि एक प्रगतिशील कक्षा में करना चाहिए। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व या प्रथागत। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। 20वें का राइट आंसर क्या है। दोस्तों 20वें का राइट आंसर बताइएगा। 20वें का राइट आंसर है प्रथागत। चौथा इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। यह नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। दोस्तों अब हम ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। क्या डालते हैं। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। दोस्तों उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। दोस्तों ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को उभारा जाता है, और यह दिव्यांग लोगों के लिए होती है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे, उनके नाम पर लिपि का नाम रखा गया है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे। पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे बर्तन शुरुआत में। आगे देखेंगे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल लेक, जिसे डल झील कहते हैं, श्रीनगर में स्थित है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल झील में एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, शिकारा क्या है। एक नाव है जो कि टूरिस्ट लोग डल झील में इसमें एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है। श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़े से बचाते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होनी जरूरी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि
बज्जू नामक गांव कहाँ पर है? राजस्थान में है। और मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हू फैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हू फैन कहते हैं सांप के सूप को। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाई जाती है, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। बल्चर, जिन्हें गिद्ध कहते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कैसी होती है? हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। आगे देखेंगे। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, मनाली में घर पत्थर और लकड़ी दोनों से बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो दोस्तों, ये थे सीटेट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न और साथ में ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए 1000 सब्सक्राइब, तो आपसे उम्मीद है कि आप 1000 सब्सक्राइब तो करा दो। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।